हेमंत जी के पास आऊंगा, फिर विवेक जी के पास। दर्शक मित्रों, कल हमारा एक एपिसोड आया था, सुपर स्पेशल विदेश नीति पे था। आपने बहुत ज्यादा पसंद किया है और बहुत वायरल हुआ है वो, जो कि अल्जीरिया के बारे में था कि भारत ने अल्जीरिया से दुश्मनी क्यों मोल ले ली, और इसे कहते हैं कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारना। अल्जीरिया हमारा अच्छा दोस्त है, अफ्रीकन नेशन है, ऑयल रिच और गैस रिच नेशन है। वहां पे एक घटना के कारण हमारे लार्सन टूब्रो का 13,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया, और भारत के बाकी कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल होने जा रहे हैं। देखिए, हम कितने मूर्ख हो सकते हैं, कितने अज्ञानी हो सकते हैं विदेश नीति में, इसका अंदाजा लगाइए कि उसके राष्ट्रपति तैबाने जो थे वो 2022 से अपनी जनता को बोल रहे थे कि हम ब्रिक्स में शामिल होने जा रहे हैं। चीन ने, रूस ने उनको अश्योर कर दिया था, और 6 राष्ट्र नए ले भी लिए गए पिछली मीटिंग के अंदर, जो 1 जनवरी से मेंबर बन गए। यूएई है, सऊदी है, इथियोपिया है, और 3 और इजिप्ट भी लिया गया। टोटल 6 राष्ट्र नए ब्रिक्स में शामिल किए गए। अल्जीरिया को पूरा भरोसा था कि वो ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा, और वहां पे पॉलिटिकल सत्ता उसके ऊपर उनकी निर्भर करती थी। लेकिन वहां पर एक राष्ट्र ऐसा था उस ब्रिक्स मीटिंग में, जो क्या कहते हैं, धूनी रमा के बैठ गया कि मैं इसको नहीं बनने दूंगा, जो मर्जी हो जाए, अल्जीरिया ब्रिक्स में नहीं आ सकता। वो कौन सा देश था? वो इंडिया था। हमारी क्या दुश्मनी थी भाई उससे, जो हम उसकी दुश्मनी निकाल रहे हैं? इंडिया को कहा किसने? इंडिया को फ्रांस ने कहा, क्योंकि फ्रांस की दुश्मनी अल्जीरिया से थी। उसके यहां उनका आपस में बहुत 36 का आंकड़ा है। फ्रांस ने इंडिया से कहा, यानी कि मैक्रोन ने मोदी से कहा कि अल्जीरिया को ब्रिक्स में मत आने देना। इंडिया अड़ के बैठ गया और इंडिया ने नहीं बनने दिया। इतना गुस्सा है अल्जीरिया में लोगों को भारत के प्रति, और सत्ता को इतना गुस्सा है, ना केवल एलएनटी का 13,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, बाकी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए। किसी दोस्त को खुश करने के लिए हम अपने घर में आग लगा लेते हैं। हमने आग लगा ली। ये विदेश नीति का एक अप्रतिम एग्जाम्पल है कि किस ढंग से हम कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारते हैं, और कैसे हम एक अज्ञानता और मूर्खता के रास्ते पे चलते हैं। ये कल एपिसोड आया, देखिएगा। हेमंत कुमार जी, वापस आते हैं विषय के ऊपर। बिना संविधान संशोधन के हिंदू राष्ट्र, और भागवत जी क्या कहते हैं? कल बाबरी मस्जिद हमारी गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो भागवत जी से एक बात पूछूं, वो गुलाम कौन थे? आपके पूर्वज रहे होंगे ना। आपके पूर्वज क्या कर रहे थे? अगर कोई गुलाम होता है तो किसी कौम का आत्मसम्मान नहीं होता। इसका मतलब 1200 साल हम गुलाम रहे, तो आपकी कौम के आत्मसम्मान का सवाल है ना फिर वो। तो ये सवाल जब उठते हैं कि आप उसमें क्या कर रहे थे, फिर आपके पूर्वज क्या कर रहे थे? अब आप सो कॉल्ड आजाद राष्ट्र में हो, मजे चख रहे हो, तो बोलना आ गया आपको। अगर बोलना था तो फिर जब बाबरी मस्जिद बन रही थी तब बोलते, या जब 1200 साल गुलाम थे तब आपके पूर्वज बोलते। तब आप कहां थे? तो उग्र हिंदुत्व का मतलब, इनको कंडीशन, आजाद कंडीशन चाहिए। ये गुलामी में नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी अपनी जो कवर्डनेस है ना, 1200 साल से वो भी चली आ रही है साथ में। लेकिन उग्र हिंदुत्व हिंदुस्तान का विनाश करेगा, ये मैं मान के चलता हूं। और बड़ी संख्या अब ये सर, ये करोड़ों में है सर। हेमंत कुमार जी। दिनेश जी, गोलवलकर साहब जो थे वो हिंदुस्तान का फ्यूहर बनना चाहते थे। यह उनका सपना था कि, और पूरा आरएसएस यही चाहता था कि वो इनको फ्यूहर की तरह लाया जाए। और तो वो तब इस देश का जो ये गौरव है, वो शुद्ध संस्कृति और वर्चस्ववादी हिंदू संस्कृति की स्थापना होगी। ये उनका सपना था। तो गोलवलकर साहब तो फ्यूहर नहीं बन पाए, लेकिन मोदी जी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूहर बनने की दिशा में, हिटलर बनने की दिशा में। तो ये जो बिना किसी संविधान संशोधन के इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना है, ये तो उस दिन से शुरू हो गया था जब मोदी जी के आगमन के बाद मुसलमानों के किचन में झांकने की परंपरा शुरू हुई। उनको उनके कारोबार में मैंने ताक झांक करने की परंपरा शुरू हुई। उनको जहां तहां सड़कों पर लिंचिंग शुरू हो गई उनकी। और उसके बाद महात्मा गांधी की तस्वीर रख करके उनको गोली मारी गई। उसका वीडियो पूरे देश में दिखाया गया। तो नफरत का जो पूरा जो कारोबार था, वो दो तरफा चल रहा था। एक मुसलमानों के खिलाफ पूरा नफरत बोना था, और एक जो इस देश में साझी विरासत, साझी संस्कृति की वकालत करते थे,
जो इस देश को अंतिम समय तक एक रखना चाहते थे, उस महात्मा गांधी की तस्वीर को सामने रख करके उस पर गोली मारी जाती और उसमें बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, तमाम तरह के लोग उसमें शामिल होते और उसका जश्न मनाया जाता। और ये धीरे-धीरे मोदी रिजीम का एक तरह से ये पूरा ट्रेडिशन सा लगने लगा और इसको आगे बढ़ाया जाने लगा। तो संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं थी, जरूरत ये थी कि पूरा माहौल कैसे आपको बनाना है। तो इसकी थोड़ी-सी पृष्ठभूमि में मैं ले जाना चाहता हूँ। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप याद करें कि जब देश आजाद हुआ था और उसके बाद आजादी के कुछ ही दिनों के बाद अगले ही साल महात्मा गांधी की हत्या हो गई और उस दौरान देश के दक्षिण के राज्यों में, खास करके तेलंगाना में जो किसान आंदोलन चल रहा था, तो आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगा। लेकिन उसी आरएसएस के साथ जो कांग्रेस के जो रिश्ते थे, वो इतना जल्दी उन पर से प्रतिबंध हटा और गोलवलकर ने चिट्ठी लिख करके पटेल से ये आश्वासन मांगा कि जो लाल खतरा है उससे हम निपटने के लिए हम दोनों को एकजुट हो जाना चाहिए और उस खतरे से निपटने के लिए एकजुट जब होंगे तो आपकी सरकार की ताकत और हमारी सांस्कृतिक जो संगठन की जो ताकत है, दोनों मिलकर के इस लाल खतरे को समाप्त कर देंगे। आप देखिए कि इतिहास कहाँ हमको लेकर के आया है। इतिहास हमको वहां लेकर के आया है कि इस देश में जब कभी भी खतरा हुआ है तो कम्युनिस्ट ही आपके साथ खड़े हुए हैं और आज भी खड़े हैं। आज की तारीख में हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं, आज कम्युनिस्ट ही आपके साथ खड़े हैं देश की एकता अखंडता बचाने के लिए। लेकिन उस वक्त भी वो खिलाफ में थे और आज भी आपके खिलाफ में हैं। लेकिन आपने चयन करने में गलती की, आपने उनको यहाँ फलने फूलने का पर्याप्त अवसर दिया इस नाम पर कि आपको कम्युनिस्टों को खत्म करना था। और लेकिन कम्युनिस्टों को तो आप खत्म नहीं कर पाए, लेकिन इनको पूरा फलने फूलने का अवसर दिया। और एक समय तो बात ये भी चली थी कि कांग्रेस में इन लोगों को समाहित होने का मौका दिया जाए। नेहरू इसके खिलाफ थे, लेकिन एक कांग्रेस से एक बड़ा हिस्सा था जो चाहता था कि इनको और इसी प्रोटेक्शन की नीति के तहत उनके ऊपर से प्रतिबंध हटा था। नहीं तो महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद जिस कदर इस मामले को दबाया गया, जिस तरह सरकार ने उसमें ये ढीलापन दिखाया था, उसका वो अगर नहीं होता तो ये आज स्थिति यहां तक नहीं आती। खैर ये मैं ऐतिहासिक संदर्भ में कह रहा हूं। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद क्या किया, उन्होंने ये 80 बनाम 20 का जो फार्मूला पूरा दिया गया, वो क्या फार्मूला था? वो मुसलमानों को टारगेट करना था कि दिखाना था कि हम 80% है और वो 20% है और 80% के राज्य में 80% के देश में 20% कैसे मनमानी कर सकता है, उसको मजा चखाना है, उसका घर बुलडोज करना है, उसकी दुकानें बुलडोज कर देनी है, उसका कारोबार बुलडोज कर देना है। जब कोई आह्वान करता है कि मुसलमानों की दुकानों से कोई सामान न खरीदा जाए, उसका बहिष्कार करो, उनको सब्जी तक बेचने न दिया जाए अपने मोहल्लों में, उनका आधार कार्ड चेक करो, उनका आई कार्ड चेक करो, उनको अपने यहाँ काम पर न रखो। सब्जी बेचने से लेकर के और किसी कंपनी के सीईओ तक को अपनी सोसाइटी में मकान गलती से दे दिया और फिर उसको निकाल दिया गया सोसाइटी के निर्णय से कि नहीं, आपको यहाँ इस सोसाइटी में हम नहीं मंजूर करेंगे, आपको नहीं रहने देंगे। तो ये जो पूरा जो माहौल बनाया, जो माइक्रो लेवल पर जो कुछ हो रहा है, वो इसी दिशा में जा रहा है कि संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। माहौल को इतना जहरीला बनाना है, इतना एक तरफा बनाना है, इतना नफरत पैदा करना है कि आप संविधान अपनी जगह पर रखा रहेगा और आप चीजों को एक पूरे समुदाय विशेष को विलन बना करके उनको जब चाहे उनका लिंचिंग कर दीजिए, उनकी दुकानें लूट लीजिए, उनके घरों में आग लगा दीजिए। बिल्किस बानो का मामला क्या था? संविधान संशोधन की जरूरत तो नहीं पड़ी उसमें, लेकिन पूरा नफरत, पूरा विभाजन की जो पूरी आधारशिला जो है, उसके आधार पर आपने क्या किया कि एक पीड़िता के जितने बलात्कारी थे, जितने हत्यारे थे, उन सबको आपने रिहा किया, उनका अभिनंदन किया। इसमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। संविधान तो लोगों के लिए बना है ना, तो आप लोगों को संविधान विरोधी बना दीजिए और संविधान अपनी जगह रखा रह जाएगा, संविधान काम नहीं करेगा। आपने क्या किया? आपने राम मंदिर आंदोलन के नाम पर आपने सुप्रीम कोर्ट और तमाम तरह के कोर्टों को आपने धता बता दिया और जाकर के उस ढांचे को तोड़ दिया। आप
उस समय तो कोई कहने की ताकत नहीं रखता था। आडवाणी तक ने कहा कि मैं नहीं, मैंने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, मैं बाहर खड़ा देख रहा था, वो तोड़ने में मैं नहीं था। तो तमाम लोग नकार रहे थे। लेकिन आज अखबारों के पन्नों पर आप देख लीजिए, पूरे देश में ये जो शहीदों का ये मनाया जा रहा है कि ये फलाने राम मंदिर में इन्होंने शहादत दी, उन्होंने शहादत दी, वो कैसे छुप करके गए, एक एक शहीद को निकाला जा रहा है जो उस समय कोई ऊन करने के लिए तैयार नहीं था। और पूरी मीडिया इसमें लगी हुई है। तो पूरी मीडिया, पूरा जो इनका संगठन है, वो कैसे पूरे माहौल को संविधान के खिलाफ ले जा रहा है। और दूसरी बात, एक चीज बहुत गौर करने वाली बात है कि ये पूरा नैरेटिव जो है इस देश के अपर कास्ट को बहुत सूट कर रहा है, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंटेलेक्चुअल्स को अगर छोड़ दीजिए तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसको एक तरह से आगे बढ़ा रहा है, इसको इंडोर्स कर रहा है। आप उसको सोशल मीडिया पर देखिए, सोसाइटी में बातचीत करके देखिए, आप कहीं भी जाकर के देखिए, तो ये उनको सूट कर रहा है। इसलिए वो आरएसएस जो चाहता था कि वर्चस्ववादी संस्कृति, वर्चस्ववादी हिंदू संस्कृति, वो क्या है, उस वर्चस्व किसका होता है। उस समय अगर पेरियार ये कह रहे थे कि ये स्वराज के नाम पर ये ब्राह्मण राज लाना चाहते हैं, तो वही तो था जिसके कारण उनको अंततः उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। तो इसके पीछे ये जो ऐतिहासिक संदर्भ है और आज का जो संदर्भ है, वो तो निश्चित रूप से दिखा रहा है कि जो इतिहास में जो गलतियां हुई है उसको इन्होंने, उसके सहारे इनको एक मौका मिला और उस मौका का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंचे, और उन्होंने इस देश को एक तो समझिए कि विभाजन के कगार पर लाकर खड़ा किया है। और ये हिंदू वाला जो विभाजन है हिंदू मुसलमान का, आप सही कह रहे हैं कि इसको आप अब दूसरी जगह ले जा रहे हैं। आप ईसाइयों को तो आप निशाने पर आपने रखा ही। मणिपुर का उदाहरण ये है कि आप ईसाइयों को आप एक तरह से काउंटर करना चाहते हैं, उनको किनारे लगाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप सिखों को भी एक तरह से उसी तरह अलगाववादी दिशा में ले जाना चाहते हैं, और ये बड़ा खतरा है। और ये चाहते हैं कि इस देश में ये इस तरह से ये सबको सेगमेंट वाइज अलग अलग किया जाए। इनका इतिहास है कि आप देखेंगे कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सिख विरोधी दंगों में तो इनकी संलिप्तता सबसे ज्यादा थी। सबसे अधिक इन्होंने भाग लिया सिख विरोधी दंगों में, और उस दंगे का कलंक कांग्रेस के माथे पर लगा, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें दंगा करने वाले लोग यही लोग थे, और इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तो ये सिखों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ और अंततः दलित पिछड़ों के खिलाफ पूरी इनकी जो राजनीति है वो आज की तारीख में सामने है। आप समझ लीजिए कि इसमें थोड़ा भी अगर कोई काउंटर हो रहा है, इवन कि शंकराचार्य तक पर ये आरोप लगे कि नहीं, ये तो मोदी जी से घृणा इसलिए कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण है और वो तेली है, इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं, ये तेली कैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेगा, ब्राह्मण को ये अधिकार होना चाहिए। तो ये नैरेटिव को इस लेवल पर ले जा रहे हैं कि इनको किसी तरह, क्योंकि मोदी जी ही इनके लिए सुटेबल बॉय आज की तारीख में है, वो फ्यूरर है, और फ्यूरर को बचा कर रखना है। इसलिए थोड़ी देर के लिए शंकराचार्य को भी शहीद कर देना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जी दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा।